A very good morning, everyone. Very welcome all of you to the session. So, myself Gulshan Akhtar, your paper 1 faculty, and आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं पेपर 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज योर टाइप्स ऑफ रिसर्च. तो टाइप्स ऑफ रिसर्च करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च आपके एक तरह से कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ एक्सप्लोरेटरी होगा या एक्सप्लेनेटरी होगा. सो आज के इस सेशन में हम करेंगे कीवर्ड्स के थ्रू क्वेश्चंस को, जो कि आपको हेल्प करेगा कि आप एग्जामिनेशन में टाइप्स ऑफ रिसर्च के क्वेश्चन सही कर पाओ, पहचान पाओ, आपको जरा भी कोई दिक्कत नहीं हो कि कहाँ पे कौन सी टाइप्स ऑफ रिसर्च हमें आंसर करना है. सो यू विल बी गेटिंग टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ रिसर्च इस सेशन में. यहाँ थोड़ा मैं थ्योरी पे भी फोकस करूंगी एज वेल एज हम क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे. सो वील बी डूइंग एवरीथिंग टुगेदर इन दिस सेशन. सो यस, कीप ज्वाइनिंग एंड एक बार कंफर्म कर दे मुझे दैट ऑल द 3 थिंग्स आर फाइन. वॉइस, वीडियो, पीपीटी सबको बिल्कुल क्लियर है. मैं ठीक हूं, आपसे बताएं हाउ आर यू पीपल डूइंग. होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन एंड सेफ. वीबीपी फाइन, ओके. हाँ जी, चलो लेट्स स्टार्ट. शुरू कर लेते हैं फिर सेशन को, ठीक है. सो आज के इस क्लास में टाइप्स ऑफ रिसर्च होगा, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड से. यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आपके एग्जाम में, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट. एज वेल एज प्रिपेयर करने के साथ साथ आपको कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम कीवर्ड्स पकड़ लेंगे तो क्वेश्चंस हमारे बहुत अच्छे से हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे. सो आर यू ऑल रेडी? शुरू करें अब सेशन को. थैंक यू सो मच शिवानी. यस, शुरू करें सेशन को. लास्ट क्लास नहीं हो पाई थी. यस, लास्ट क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज मेरे साइड से. बट मैंने अब मंडे को एक वीडियो पोस्ट करी थी, अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो देख जरूर लेना, जिसमें स्ट्रैटेजी बताई थी मैंने. अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसमें मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया था. और सिलेबस ही सिर्फ नहीं, हर एक यूनिट में क्या एक्स्ट्रा पूछा जाता है, क्या आपको प्रिपेयर करना है, दैट ऑल्सो आई डिस्कस्ड. और कैसे प्रिपेयर करना है मैंने ये भी डिस्कस किया था. तो वो वीडियो जरूर से चेक कर लेना आप सब कि क्या हमारी 180 डे की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर पेपर 1. ठीक है, सो पेपर 1 की स्ट्रैटेजी वहां से आप चेक कर सकते हो उस वीडियो से. तो मैंने मंडे को एक वीडियो पोस्ट करी थी, उसको जरूर से आप देखोगे. ठीक है, चले चले. सो यस, लेट्स स्टार्ट. शुरू कर लेते हैं. री एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि आपका एग्जाम होगा. ठीक है, सो आपका एग्जाम होगा एंड यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है. तो चले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है हमारा क्या, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर. सो टाइप्स ऑफ रिसर्च, सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रिसर्च होती है. तो उद्देश्यों के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि भाई हमें ये काम क्यों करना है. ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हमारे पास 5 कैटेगरी ऑफ रिसर्च होती है, जिसके अंदर क्या क्या आता है आपका. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आता है, जब हमें एक्सप्लोर करना होता है, मतलब जब भी लिखा है ना कि कोई टॉपिक बड़ी नई सी है, कोई टॉपिक पे बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, नो और वेरी लिटिल इसके ऊपर स्टडी हुई है. ठीक है, मतलब बहुत डिटेल में अभी इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर स्टडी नहीं हुई है. कोई टॉपिक है जिसपे पहली बार स्टडी हो रही है. ठीक है, तो ऐसी जो आपकी रिसर्च होगी उसको हम, या ऐसी प्रॉब्लम जब होगी तो उसके अंदर हम कौन सी रिसर्च करेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? लेट मी नो. जब भी आपके सामने कोई नई समस्या होगी, जब भी कोई ऐसी समस्या होगी जहां पर लिखा है कि अभी ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं है, अभी इस टॉपिक के ऊपर बहुत रिसर्च नहीं हुई है, थोड़ी बहुत रिसर्च हुई है, तो ऐसे टॉपिक के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं. ठीक है, अभी नीचे आते हैं. नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम तब करेंगे जब लिखा होगा आपको कि आपको जो हो रहा है उसको डिस्क्राइब करना है एज इट इज. मतलब ये वो रिसर्च होती है जहां हम चीजों को डिस्क्राइब कर देते हैं एज इट इज. यहां पे रिसर्चर कुछ करता नहीं है जाके
यस, यहाँ पे रिसर्चर जाके कुछ करता नहीं है कि वो पहले जो है कुछ चेंज करेगा और फिर देखेगा क्या रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ सिंपल जो चीज हो रही है वो एज इट इज डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल इसकी क्या होगी, जैसे कि पॉपुलेशन कंट्री की कितनी है, तो रिसर्चर ने क्या किया, रिसर्चर ने सिंपली पॉपुलेशन काउंटिंग करी एंड उसको रिपोर्ट कर दिया कितना परसेंट हमारे जो यूथ हैं वो एम्प्लॉयड हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसकी स्टडी होगी और उसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। सो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर होता सिंपल ये है कि हम जो चीज हो रही है उसको डिस्क्राइब कर देते हैं एज इट इज। यहाँ रिसर्चर एक्सपेरिमेंट की तरह कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करेगा, ठीक है। सो मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि जब हम करेंगे कौन सी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, तो ये तब होगी जब हमें उस एरिया के बारे में बहुत ज्यादा समझ नहीं है, उस पर कोई स्टडी नहीं हुई अभी तक, तो एक्सप्लोरेटरी करोगे। बट कोई भी चीज है जिसको आपको बस एज इट इज डिस्क्राइब करना है, बस आपको डेटा कलेक्ट करना बताना है, जैसे कि जब कोविड आया तो कितने कोविड पेशेंट्स हो गए हैं, तो इसमें हमें क्या करना होगा। अगर आप ऐसी रिसर्च कर रहे हो कि कितने कोविड के पेशेंट्स हैं करेंटली इंडिया में, तो आपको कुछ करना नहीं होगा, आपको सिंपल डेटा निकालना होगा और उसको रिपोर्ट कर देना होगा, है ना। तो ऐसी रिसर्च डिस्क्रिप्टिव कहलाती है। आगे आते हैं हम हमारी कोरिलेशनल रिसर्च पे। अगर आपको जानना है कि दो चीजों में रिलेशन है या नहीं है, कोई भी दो चीज इनके बीच में क्या कोई रिलेशन है, जैसे लोग बोलते हैं हमें सॉल्ट इंटेक कम करनी चाहिए, सोडियम इंटेक कम करनी चाहिए, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, तो अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हो तो सोडियम कम करो। क्या इसमें रिलेशन है, क्या सोडियम में और आपके वेट में कोई रिलेशन है? ये कौन सी रिसर्च बताएगा, कोरिलेशनल रिसर्च। तो जब हम ये जानना चाहते हैं कि दो चीजों में रिलेशन है या नहीं है, तो हम कौन सी रिसर्च करेंगे, तब हम करेंगे आपकी कोरिलेशनल रिसर्च। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, कीप ज्वाइनिंग। चलिए इसका शॉर्ट पॉइंट जरूर से बना लेना। तो कोरिलेशनल रिसर्च हमें क्या बताती है, दो चीजों के बीच में रिलेशन। बट ये रिसर्च आपको कभी भी नहीं बताती कि रिलेशन क्यों है। वो सिर्फ इतना बता देगी कि हाँ रिलेशन है, ये दोनों चीजें आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। बट ये कभी भी आपको ये नहीं बताएगी कि ये दो चीजें आपस में जुड़ी क्यों हैं। तो हम कोरिलेशनल रिसर्च, क्योंकि ये डिस्क्रिप्ट आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, तो यहां पर हम कभी भी जाके वाई की स्टडी नहीं करते हैं। कोरिलेशनल रिसर्च हमको तीन चीजें बता पाता है, रिलेशन है या नहीं है, अगर रिलेशन है तो कितना रिलेशन है। हमने करा था ना लास्ट क्लास में, मैंने आपको वो टेबल करवाई थी जब मैंने रिसर्च के क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें आपको मैंने बोला था 1 होगा तो कंप्लीट कोरिलेशन, 0.9 से 0.7 तक होगा तो हाई, 0.7 से 3 तक होगा तो मॉडरेट, आपका 3 से 1 तक होगा तो लो, और 0 आ गया तो नो कोरिलेशन, है ना। सो कोरिलेशनल रिसर्च हमको बताती है कि कोरिलेशन है या नहीं है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बताता है आपको, एज वेल एज डायरेक्शन बताता है। इनका डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। दोनों वेरिएबल साथ में घट रही है या बढ़ रही है तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन एक बढ़े एक घटे तो क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। सो बस ये आपको ये चीजें बताएगा, बट कभी भी वाई की स्टडी नहीं बताएगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्यों करते हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब भी क्वेश्चन में आएगा तो इसको पहचानने के 3-4 तरीके हैं, वो सारे तरीके बताती हूं मैं। सबसे पहले तो कॉज एंड इफेक्ट जानने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जाती है। मतलब मैं ये करूं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, तो ये कॉज एंड इफेक्ट हो गया। मैंने किसी पेड़ को ज्यादा पानी दिया तो इसका इफेक्ट क्या होगा, क्या इस पेड़ की ग्रोथ ज्यादा होगी। तो कॉज एंड इफेक्ट जानने के लिए आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हो। पहला तो ये हमारा कीवर्ड हो गया। दूसरा, अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो तो उसमें 3 चीजें आती हैं आपकी, मैन्युपुलेशन, ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल। कहीं भी आपको ये कीवर्ड्स मिल रहे हैं, मैन्युपुलेशन, ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल, तो बिल्कुल आंख बंद करके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मार्क करना है, ठीक है। तो कहीं भी लिखा होगा मैन्युपुलेशन, ऑब्जर्वेशन या कंट्रोल, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका कौन सी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। आंख बंद करके आपको मार्क करना है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट के बारे में पता लगाता है, बट यहां पर रिसर्चर जो कर रहा है, जो मैन्युपुलेशन करेगा उसका ही इफेक्ट उसको देखने को मिलेगा,
ठीक है। यहाँ पर जो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, इसमें रिसर्चर कि जो भी काम करेगा उससे उसको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जबकि आपकी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है जो चीज हो रही है। जैसे हमने बोला ये दो चीज में रिलेशन है, तो क्यों है ये एक्सप्लेनेटरी बताएगा। जो चीज अभी एग्जिस्टिंग है, जो चल रही है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे हम बोले कि स्मोकिंग से लंग कैंसर हो सकता है, बट क्यों हो सकता है, तो ये कौन बताएगा, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बताएगा। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का काम क्या है, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का काम क्या है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का काम है एक्सप्लेन करना, व्हाई थिंग्स हैपन, राइट। तो ये कॉज एंड इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। मैं रिपीट करूंगी और आप सारे कीवर्ड्स एक बार वापस से देखोगे, एंड आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आप सब क्लास में कॉन्सेंट्रेट करोगे, तो क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का कीवर्ड रहेगा जब टॉपिक नहीं है, जब बहुत लिटिल स्टडी हुई है, बहुत या स्टडी ही नहीं हुई है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करेंगे, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपको किसी भी सिचुएशन, लिखा होगा सिचुएशन या फिनोमिनन की स्टडी हो रही है, जो चीज हो गया है उसकी आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, जो चीज हो चुका है उसको सिंपल आपने आके डिस्क्राइब कर दिया, तो ये कौन सी रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट आता है कोरिलेशनल। कोरिलेशनल रिसर्च हमेशा रिलेशन बताएगा आपको बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर सिर्फ इतना पूछा है, अगर पूछ लिया उसने कि क्यों रिलेशन है, तो कोरिलेशन मत मार्क करना, क्योंकि कोरिलेशन कभी भी आपको वाई नहीं बताता है, कोरिलेशन सिर्फ आपको बताएगा रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। सो कोरिलेशनल रिसर्च टेल्स यू रिलेशन है या नहीं है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप एक्सपेरिमेंट करोगे, इसके जो कीवर्ड्स होंगे वो होंगे कि ये कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी करता है। दैट मीन्स कि रिसर्चर जो करेगा उसका प्रभाव क्या हो रहा है वो इसकी स्टडी करता है। कोरिलेशन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आपकी तीन चीजें जरूर आती हैं, विच इज मैन्युपुलेट करना, कंट्रोल करना एंड ऑब्जर्व करना। एक्सप्लेनेटरी में हमेशा होगा कि हम जब वाई का आंसर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, हम जब वाई का आंसर ढूंढ रहे हैं, हम जब चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होगी, ठीक। तो ये तो हो गई हमारी अभी 5 टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जो भी आपको आगे पढ़ोगे, आप ये पढ़ रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि लॉजिक के बेसिस पे कौन कौन सी रिसर्च होगी। तो इसलिए जो आपकी रिसर्च क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो उसके अंदर क्या क्या आता है ये भी याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बन चुका है एग्जाम में। अच्छा, रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। आउटकम मतलब परिणाम, ठीक है। रिसर्च के अंदर अगर हम बात करें परिणाम की, रिजल्ट की, तो उसके बेसिस पे आपकी रिसर्च क्लासिफाइड होती है इन टाइप्स में, विच इज बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन। रिसर्च करो आप, और क्यों कर रहे हो, सिर्फ नॉलेज के लिए। आपने रिसर्च करी सिर्फ ज्ञान के लिए, तो बेसिक रिसर्च फंडामेंटल कहलाती है या प्योर कहलाती है। अगर आप रिसर्च कर रहे हो प्रॉब्लम के लिए, तो वो अप्लाइड रिसर्च होगी। एक्शन रिसर्च में भी प्रॉब्लम के लिए ही करते हो, लेकिन क्या डिफरेंस है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी आप पहले देखो, आप वापस से प्लीज कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास गाइस। सबसे पहले देखो कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं बेसिक रिसर्च, तो नॉलेज के लिए ये रिसर्च होगी। रिसर्चर ने नॉलेज के लिए रिसर्च करी, रिसर्च का परिणाम था कि कोई थ्योरी हमें दी गई, कोई प्रिंसिपल आपको दिया गया, कोई नई आइडिया दिया गया आपको। तो जब आप थ्योरी सेक के लिए करोगे, तो ये रिसर्च कौन सी रिसर्च होगी, बेसिक रिसर्च। जब हम रिसर्च करते हैं प्रॉब्लम के लिए, तो वो या तो अप्लाइड होगी या एक्शन होगी। लेकिन अप्लाइड और एक्शन होगी तो वो कब होगी, वो भी अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। नोट्स बनाते चले, क्योंकि यस हम नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, कुछ काम आपको खुद भी करना है, आपको खुद भी नोट्स बनाने हैं। तो जो मैं कीवर्ड्स बोल रही हूँ उसके नोट्स फटाफट से अपने से बना लो। चले, अभी हम अप्लाइड रिसर्च पे आते हैं। अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम के लिए होती है, मतलब जब भी लिखा होगा कि ये प्रॉब्लम है, हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये अप्लाइड रिसर्च होगी। लेकिन कब होगी, जब प्रॉब्लम किस तरह की हो, आपकी जनरल।
जब प्रॉब्लम कैसी हो, जनरल हो। जनरल नेचर की प्रॉब्लम होगी तो आपकी है अप्लाइड। अब कैसे पता लगाएंगे कि जनरल प्रॉब्लम है? तो जनरल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जो हर किसी को उस प्रॉब्लम से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। जनरल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम जो हर किसी को अफेक्ट कर रही है। बट अगर एक्शन की बात करें तो एक्शन रिसर्च कब होगा? जब हमारी प्रॉब्लम होती लोकल, ठीक है। अभी इसीलिए मैं आगे क्वेश्चंस लेके आई हूं ताकि आप सारे जितनी भी रिसर्च पढ़ रहे हो सब अप्लाई करके देखोगे, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो जब आपकी अप्लाइड रिसर्च होगी तो कैसी प्रॉब्लम होगी? जनरल। जब आपकी एक्शन रिसर्च होगी तो कैसी प्रॉब्लम होगी? लोकल। कैसे पता लगाएंगे ये लोकल प्रॉब्लम है? तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको ही अफेक्ट करेगी। जैसे लिखा हो कि एक टीचर ने रिसर्च करी अपने क्लास के डिसिप्लिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये प्रॉब्लम तो टीचर अपने क्लास के लिए ही कर रहा है ना, उसके क्लास की प्रॉब्लम है और ये रिसर्च अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहा है, तो दिस इज एक्शन रिसर्च, ठीक। अब एक और एग्जाम्पल जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2020 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, रैगिंग की प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ, जो रैगिंग की प्रॉब्लम है ये जनरल प्रॉब्लम है या लोकल है? ये कौन सी रिसर्च से सॉल्व करोगे, अप्लाइड से या एक्शन से? यही क्वेश्चन था आपका कि रैगिंग की समस्या सॉल्व करने के लिए हम कौन सी रिसर्च करेंगे। अलग अलग रिसर्चेस दी थी, इसका आंसर क्या होगा? नहीं, आपकी क्लास का टेक्निकल इशू है तो वो आपकी एक्शन रिसर्च है, आपकी लोकल प्रॉब्लम है। जल्दी बताएं। रैगिंग है जनरल प्रॉब्लम, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही रैगिंग हो रही है या सिर्फ मेरे साथ रैगिंग हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, कोई भी कहीं भी रैगिंग फेस कर सकता है। तो रैगिंग की जो प्रॉब्लम है वो जनरल प्रॉब्लम है, इसलिए यहां पर हम लगाएंगे अप्लाइड रिसर्च। क्योंकि प्रॉब्लम है तो या तो एक्शन होगा या अप्लाइड होगा। रैगिंग एक प्रॉब्लम है तो या तो एक्शन रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च ही होगा, इसलिए मैंने दो ही ऑप्शंस आपको दिए थे। इसमें एक्शन लगेगा नहीं क्योंकि ये सिर्फ अकेले की आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सबकी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए दिस इज योर अप्लाइड रिसर्च। समझ में आ गया जनरल प्रॉब्लम लोकल प्रॉब्लम क्या? तो अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च दोनों हम प्रॉब्लम्स के लिए करते हैं, बट जब अप्लाइड रिसर्च होगी तो देन इट इज अ जनरल प्रॉब्लम, वेराज एक्शन रिसर्च है तो आपकी कैसी प्रॉब्लम होगी? लोकल प्रॉब्लम होगी। लेकिन और भी तरीके हैं एक्शन और अप्लाइड पहचानने के। अगर क्वेश्चन में लिखा है ना कि रिसर्चर ने रिसर्च करी, या क्वेश्चन में लिखा है कि किसी एक्सपर्ट ने रिसर्च करी, जनरल प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन में लिखा हो एक्सपर्ट रिसर्च कर रहा है, तो ये आपकी कौन सी रिसर्च होती है? अप्लाइड। लेकिन वहीं लिखा हो कि टीचर ने रिसर्च करी, या क्वेश्चन में लिखा है आपके प्रिंसिपल ने रिसर्च करी, मतलब प्रैक्टिशनर जिसके साथ वो प्रॉब्लम हो रही है वही उस रिसर्च कर रहा है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो एक्शन रिसर्च होगी, ठीक है। आपकी जो एक्शन रिसर्च होती है इसमें हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं, जबकि आपकी अप्लाइड रिसर्च में हम पूरे स्टेप्स ऑफ रिसर्च को फॉलो करते हैं, तो यहां पे टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग होगा, लेकिन ये रिसर्च बहुत क्विक होती है, इमीडिएट एक्शन लिया जाता है यहां पर, ठीक है। अब जब अप्लाइड रिसर्च होगी, क्योंकि ये जनरल प्रॉब्लम के लिए किया था, तो जब इसका सोल्यूशन मिलेगा ना तो इसका एप्लीकेशन भी हर जगह होगा, जनरल एप्लीकेशन होगा। जबकि अप्लाई एक्शन रिसर्च का जो एप्लीकेशन होता है वो लोकल होता है, मतलब आपकी प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम में ही ये सोल्यूशन लगाओगे। हर जगह इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि आपने अपनी समस्या के लिए ही ये रिसर्च करी थी, तो यहाँ लोकल एप्लीकेशन होता है एक्शन में, वेराज अप्लाइड रिसर्च में आपका होता है जनरल एप्लीकेशन, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जुड़ा रहता है एक्शन रिसर्च के साथ, और वो है इंप्रूवमेंट। तो जब भी एक्शन रिसर्च होगा ना तो ये रिसर्च हम करते हैं इंप्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए। अब भाई कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या हमें हो रही है, तो हमें उसको जो है कोई सुधार करना होगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? एक्शन रिसर्च करेंगे। तो अगर इंप्रूवमेंट भी लिखा है क्वेश्चन में तो एक्शन रिसर्च, ठीक है। एक्शन रिसर्च से एक और हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो इसकी साइकिल पे बनता है। सो एक्शन रिसर्च की साइकिल है PAOR। सबसे पहले क्या करते हो? प्लान करते हो, उस प्लान पे आप एक्ट करोगे,
ठीक है, जो आपने बनाया है अपना प्लान, योजना, उस पर एक्ट कर लोगे, और जब आपने उसको एक्ट किया तो आपको डेटा मिलेगा, मतलब देखने को मिलेगा ना क्या हो रहा है, मैंने जो किया उसका रिजल्ट क्या है। सो ये हो गया क्या, आपने एक्ट किया, एक्शन लिया, और उसका ऑब्जर्वेशन आपको मिला, देखने को मिला, और जो डेटा मिल रहा है उस पर रिफ्लेक्ट करोगे आप कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई। अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो वापस से प्लान बनाओगे, वापस से एक्ट करोगे, फिर ऑब्जर्व, फिर रिफ्लेक्ट। तो ये आपकी पूरी साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, एक्शन रिसर्च, जब आप एक प्रोफेसर हो, मान लो आपके क्लास में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए आप एक्शन रिसर्च कर लोगे। ठीक है, चले, यस, कर्ट लेविन ने हमें ये टर्म दिया है। अब ये तो हो गई हमारी रिसर्च की, जब हम नॉलेज के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं, हम जब रिसर्च किया और हमें थ्योरी मिली, जब हमने रिसर्च किया और हमको क्या मिला, कोई ना कोई नया ज्ञान मिला, जिसको आप एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज बोल सकते हो, कि जो ज्ञान हमारे पास पहले से था हमने उसको एडवांस कर दिया। तो ये सब हमारा क्या है, बेसिक रिसर्च के अंदर आएगा। अप्लाइड रिसर्च होती है प्रॉब्लम के लिए, जो कि जनरल नेचर की हो, जबकि आपकी एक्शन रिसर्च होती है प्रॉब्लम के लिए, जो कि लोकल नेचर की हो। ठीक है, सो ये हो गया हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन आउटकम। अब आते हैं लॉजिक के बेसिस पे रिसर्च। तो आपकी दो तरह की रिसर्च होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। उसको बताने से पहले मैं आपको क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बताती हूं, फिर हम लॉजिक पे जाएंगे। ठीक है, नहीं, एक्शन को जनरलाइज नहीं कर सकते, वो लोकल एप्लीकेशन ही उसका होगा। अच्छा, सबसे पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। क्वांटिटेटिव रिसर्च आपको क्या बताता है, एंड रिजल्ट। ये भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, एंड रिजल्ट मतलब आउटकम। किस रिसर्च में, अगर आप सिर्फ आउटकम देखना चाहते हो तो कौन सी रिसर्च करोगे, क्वांटिटेटिव। लेकिन आपको जब पूरी प्रक्रिया जाननी है, क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है, तब कौन सी रिसर्च करोगे, वो रिसर्च करोगे जो डिटेल्ड होती है। और कौन सी रिसर्च डिटेल्ड होती है, क्वालिटेटिव, राइट। सो जब आपको पूरा पूरा प्रोसेस जानना है, सारी डिटेल्स जाननी है, तो कौन सी रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या कर रहे होते हो आप, क्वांटिटेटिव रिसर्च में प्रूव कर रहे होते हो, कोई नॉलेज आपके पास पहले से है, उसको प्रूव करने के लिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च कभी भी डिस्कवरी के लिए यूज नहीं होती है, बट क्वांटिटेटिव रिसर्च सिर्फ किस लिए हम यूज करते हैं, चीजों को प्रूफ करने के लिए, जो नॉलेज हमारे पास पहले से है। लेकिन ये रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है डिस्कवर करने के लिए, जब आप खोज रहे हो। ठीक है, जब आप कोई भी चीज खोज रहे हो तो वो क्या होगी, उसके लिए आप क्या करोगे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च करोगे। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके नंबर्स यूज होंगे, आपके बहुत ही ऑब्जेक्टिव डेटा यूज होंगे, क्योंकि हम इसमें डेप्थ में जाते ही नहीं हैं, हमको कोई चीज डिस्कवर थोड़ी करनी है, बस हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करके जो चीज है उसको प्रूफ करेंगे। ठीक, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में सब कुछ बहुत डेप्थ में होगा, डिटेल में होगा, तो आपके जो डेटा है वो वर्ड्स के फॉर्म में हो सकते हैं, पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, या इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं जो डेटा है वो डिटेल्ड होता है, गहराई से हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो यहां पर आपका सब्जेक्टिव डेटा आता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च आपकी होती है पहले से प्लान्ड। क्यों, क्योंकि देखो आपको प्रूफ करना है, मतलब नॉलेज है, और जब हमारे पास नॉलेज है ना, तो हम एक प्लान्ड वे में बढ़ सकते हैं आगे। जब नॉलेज ही ना हो हमारे पास, हमें पता ही नहीं हो, एग्जाम्पल लो, जैसे कि आपको मैं बोलूं कि जाके किसी एक जगह से मैं बोलूं वो सामान लेके आ जाओ, वो जगह भी आपको पता है, नहीं पता है, मैप लगा लोगे और आप सीधा वहां पहुंचोगे, वहां से सामान लोगे और आ जाओगे, है ना। तो ये क्या है, आपको चीजें पता थी, आपने प्लान किया और वहां पहुंच गए और वहां से सामान लेके आ गए। लेकिन अगर मैं आपको, जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा गेम हम लोग खेले कि चलो हम लोग को ढूंढना है, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको थोड़े से हिंट दे दूं और बोलूं जाओ सामान को ढूंढ के लाओ। अब उस सामान को ढूंढने के लिए आप हर जगह जाओगे, यहां भी देखोगे, वहां भी देखोगे, हर जगह देखोगे, पहले से प्लान तो कर नहीं सकते कि यहीं ये सामान मिलेगा, सीधा वहीं पहुंचते हैं, नहीं। अब आप ढूंढोगे,
आप अपने घर में पहले देखोगे, घर में नहीं मिल रहा है, अलग अलग आप कबर्ड्स में देखोगे, तो आप उस सामान को ढूंढने के लिए हर जगह जाओगे और उसको ढूंढोगे, आप पहले से प्लानिंग नहीं कर सकते हो। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च तो आपकी जरूर प्लान्ड होती है, ठीक है, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ये अनप्लान्ड होती है। मतलब इसको हम प्लान्ड, अनप्लान्ड मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ कि शुरू में प्लान नहीं कर सकते। जब आपको नॉलेज ही नहीं है उस एरिया के बारे में तो आप शुरू में उसको पूरी प्लानिंग के साथ नहीं चल सकते। एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे, आपको क्लैरिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप आगे का स्टेप अपना प्लान करोगे, ठीक है। सो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो उसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। अब देखो, जब हम डिस्कवर कर रहे होते हैं, जब हम डिस्कवर कर रहे होते हैं तो हम लॉजिक कौन सी लगाते हैं? इंडक्टिव। इसीलिए मैंने अभी ये रोका था क्योंकि अभी ये इसके हेल्प से क्लियर होगा। जब आप डिस्कवर करते हो तो कौन सी लॉजिक लगती है आपकी? हाँ, तो हम कौन सी करते हैं? जब डिस्कवर करते हैं तो इंडक्टिव लॉजिक को अप्लाई करते हैं, लेकिन जब प्रूव करते हो ना तो आप कौन सी लॉजिक लगाते हो? डिडक्टिव। सो डिडक्टिव रिसर्च हम तभी कभी भी नहीं कर सकते जब तक हमारे पास नॉलेज ना हो, ठीक है। कोई नॉलेज नहीं है तो डिडक्टिव रिसर्च नहीं हो सकती। डिडक्टिव रिसर्च हम सिर्फ प्रूव करने के लिए करते हैं। तो यहां पर हम शुरू करेंगे थ्योरी से, थ्योरी के ऊपर हमने हाइपोथेसिस बनाई, डेटा कलेक्ट किया, प्रूफ कर दिया। लेकिन जो इंडक्टिव रिसर्च है, क्योंकि उसको हम क्या कर रहे हैं? डिस्कवरी के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच पंकज। हाँ जी, तो हम जो हमारी इंडक्टिव रिसर्च है उसको डिस्कवरी के लिए कर रहे हैं, तो हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हम डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसमें पैटर्न बनाएंगे, फिर हम आगे चल के थ्योरी देंगे। तो आपकी जब डिस्कवरी के लिए होगा तो इंडक्टिव रिसर्च फॉलो होगा। जब हमारे पास नॉलेज है, उसको ऑलरेडी बस ऑलरेडी नॉलेज अवेलेबल है, बस प्रूफ करना है, तो आप कौन सी रिसर्च यूज करोगे? डिडक्टिव। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च का आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में। तो इंडक्टिव रिसर्च देखो, इंडक्टिव रिसर्च के अंदर आप क्या करोगे? इंडक्टिव में आप पहले ऑब्जर्व करोगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि किसी एबीसी कोई भी विलेज में क्यों बीमारी हो रही है, इसका पता लगाना है। तो भाई अब जब हमें पता ही नहीं है कि वहां पे बीमारी क्यों हो रही है, तो हम क्या करेंगे? उस विलेज में जाएंगे। उस विलेज में जाके हम जो लोग बीमार हैं उनके पास एक एक करके जाएंगे। तो ऑब्जर्व किया हमने, एक एक घर जाके वहां पर हमने देखा कि क्या हो रहा है, क्यों लोग बीमार पड़ रहे हैं, आसपास का उनका माहौल देखा। और ऑब्जर्व करते करते ना हम एक पैटर्न बनाएंगे। हम एक पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे? देखेंगे क्या कॉमन है, ठीक। हमने ऑब्जर्व किया, जो कि हमारा डेटा कलेक्शन होगा, फिर हमने पैटर्न बनाया वहां से, और पैटर्न बना के जो हमें कॉमन लगेगा वहां से ही हम एक हाइपोथेसिस बना के थ्योरी देंगे। हाइपोथेसिस बोल सकते हो या सिंपली बोल दो कि हम यहाँ पर फिर उसके बाद ही थ्योरी देंगे। लेकिन जो आपकी डिडक्टिव रिसर्च होती है ना, यहाँ पर सिर्फ प्रूफ करना है, तो आप थ्योरी लोगे। जो थ्योरी आपको प्रूफ करनी है उसी को आप हाइपोथेसिस बनाओगे, उसी से फिर उसके ऊपर आपने डेटा कलेक्ट किया और फिर क्या किया? प्रूफ कर दिया, ठीक। तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है तो इसको आपने जरूर से देखना है, ठीक। चलो, सो आपने देखा कि इंडक्टिव और डिडक्टिव का क्या सीक्वेंस होता है, विच इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहां पर करनी है वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप्स और क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के याद कराऊंगी, बाकी सारे क्वालिटेटिव में आ जाएंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च के जो टाइप्स हैं उसको याद रखने के लिए ये एक्रोनिम याद रखोगे। ये किसका टाइप मैंने बताया? क्वांटिटेटिव का। क्वांटिटेटिव रिसर्च के जो टाइप्स होते हैं उसको कैसे याद रखेंगे? इस एक्रोनिम से, विच इज सी क्वालिटी की सीड, ठीक। सी सीड। अब सी मतलब क्या? कोरिलेशन रिसर्च। एस मतलब क्या? सर्वे। ई मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो। दूसरा ई आपका है एक्सपेरिमेंटल।
एंड व्हाट इज डी? डिस्क्रिप्टिव। आया? ये याद करोगे आप, क्योंकि यहां पर एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं ऑन द टाइप्स ऑफ रिसर्च, कि आपको दे दिया जाएगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स इनमें से पहचानो। तो आपको क्वांटिटेटिव याद है, इनको एलिमिनेट कर देना, बचे हुए सारे क्या हो जाएंगे? क्वालिटेटिव हो जाएंगे। क्वांटिटेटिव पूछ ले तो बस ये सी सीड्स में से जो भी नाम दिया है उनको आप रख लोगे। सी सीड्स मतलब कोरिलेशन, सर्वे, एक्सपोस्ट फैक्टो, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, हम जब ये एक्रोनिम बना के रखेंगे दिमाग में तो हमें ज्यादा याद रहेगा, नहीं तो हम भूल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है? यस, एक्सपोज्ड नहीं होता, एक्सपोस्ट। ठीक, एक्सपोस्ट, POST। ठीक है पूजा, चलो क्लियर है, आगे चलें, क्वेश्चंस करें। टॉपिक सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अच्छा जी, चलो बताओ, क्वेश्चन करें। यस, क्विक कंफर्मेशन बाय ऑल ऑफ यू। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लगा के देखोगे, कर पा रहे हो कि नहीं? सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पर, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स को हम जो क्वेश्चन पे रखेंगे तो हमें क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कीवर्ड्स पहचान पाएंगे, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा एग्जाम में हमारा परफॉर्मेंस होगा। ठीक, चलो यस, लेट्स स्टार्ट। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये कौन सी आपकी अप्रोच होगा जहां पर हम प्रॉब्लम को लेंगे और हम क्या करेंगे, उसके सोल्यूशन पे आएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया है कि प्रॉब्लम के लिए कौन सी रिसर्च जाती है, दो ही रिसर्च है, तो इसमें से आंसर कौन सा होगा? अभी तो इंडक्टिव बताया ना आपको मैंने, इंडक्टिव बोला कि क्वांटिटेटिव में यूज करो, क्वालिटेटिव में यूज करोगे, एंड डिडक्टिव आप क्वांटिटेटिव में यूज करोगे। यस, सो अभी हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम के लिए या तो अप्लाइड रिसर्च होती है या हमारी एक्शन रिसर्च यूज होती है। अप्लाइड क्वेश्चन में है नहीं, एक्शन है, यही आंसर होगा। अगर अप्लाइड दिया होता तो क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग होता, इसमें कहीं ना कहीं लिखा होता कि रिसर्च कौन कर रहा है या रिसर्च किस तरह की है, लोकल है या जनरल है। यहाँ सिंपल आंसर है एक्शन रिसर्च। हो गया, आगे चलते हैं। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ रिसर्च डिटरमाइंस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। सो कौन सी ऐसी हमारी शोध होती है जो दो चीजों के बीच में संबंध निर्धारित करती है? बहुत इजी है ना, अभी तो किया। चले क्विकली, यस राइट, कोरिलेशनल। अभी हमने किया कि जब हमारी रिलेशनशिप की बात होगी तो वो कोरिलेशनल रिसर्च है। वेरी गुड, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेटरी। तो ये थोड़ा सा समझ के करो कि आपकी जो अन्वेषण अनुसंधान है उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो थोड़ा समझ के करना है इसको हमें। ठीक है, सो इनमें से कौन सा पर्पस नहीं होगा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का? बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगा। यस, क्योंकि बैकग्राउंड ही तो जानोगे, जब आपको टॉपिक नहीं पता है तो बैकग्राउंड देखोगे, उसका हाइपोथेसिस डेवलप करोगे, प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करोगे, लेकिन प्री प्लान्ड डिजाइन को एनालिसिस नहीं करोगे। एक्सप्लोरेटरी है तो कोई नई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सी क्यों बोल रहे हो आप लोग? अगर एक्सप्लोरेटरी है तो प्रॉब्लम तो नई होगी ना, तो प्री प्लान्ड कैसे हो सकती है?
आप उसको प्री प्लान चीज को लेके थोड़ी नहीं चलोगे। एक्सप्लोरेटरी है तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को आप पहले स्टडी करोगे, टॉपिक की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लोगे, प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करोगे, वहां से हाइपोथेसिस बनाओगे। टेस्टिंग नहीं होती है यहाँ पे कभी भी, बट हाइपोथेसिस बन सकती है। जब हम टॉपिक के बारे में क्लियर होंगे तब जाके हमारी हाइपोथेसिस बनेगी, ठीक। लेकिन प्री प्लान्ड स्टडी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर प्री प्लान्ड है तो भाई एक्सप्लोरेटरी करोगे ही नहीं। एक्सप्लोरेटरी तो नई चीज के लिए होता है ना, नई प्रॉब्लम के लिए होता है, ठीक है, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या होता है? यस, हाँ जी। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर मेजॉरिटी बोल रहा है डी, यस। सबसे पहले देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करेंगे, यस। डिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन जरूर लिखा है, ये कीवर्ड जरूर है मैनिपुलेशन, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल को करते हो ऑब्जर्व। जब डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करोगे मतलब ये वाला पॉइंट गलत है क्योंकि मैनिपुलेट लिखा है। बी को आप एलिमिनेट करो, बी नहीं होगा, आंसर मिल गया है ना। सो डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व किया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, राइट। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम देखते हैं, रैंडम सिलेक्शन होता है, जो भी हम वेरिएबल्स उठाएंगे वो रैंडमली उठाएंगे, बस रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी नहीं होगी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम पास्ट की स्टडी नहीं करते भाई, हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो जो करते हैं उसका रिजल्ट देखते हैं। पास्ट की स्टडी नहीं होती कि जो हो गया है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, नहीं, हम यहाँ पे जो करेंगे फिर उसका रिजल्ट देखेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, ठीक है। चले नेक्स्ट, पर्पस ऑफ दिस रिसर्च इज टू गेन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, डिफाइन टर्म्स, क्लैरिफाई प्रॉब्लम, develop hypothesis, establish research priorities, develop questions to be answered। ये कौन सा रिसर्च होगा? एक्सपेरिमेंटल होगा, आपका एक्सप्लोरेटरी होगा, कोरिलेशनल होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा? एवरीवन, यस। किस रिसर्च के अंदर हम ये सारी चीजें करेंगे? तो इसका आंसर है यस, इसका आंसर है एक्सप्लोरेटरी। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन गेन करना, मतलब टॉपिक अभी नहीं इतनी क्लियर है आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, तभी तो बैकग्राउंड जाके देख रहे हो उसका। आप प्रॉब्लम बना रहे हो, प्रॉब्लम को क्लैरिफाई कर रहे हो, ये सारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर होता है, ठीक है। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ही हम करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, बिगिनिंग करेंगे हम रिसर्च की। तो जब अगर आप ऐसी टॉपिक लेके चल रहे हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है तो सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। नाउ ये सारे रिसर्च के नेचर आपको दिए हुए हैं, मैच करना है, तो मैच करके एलिमिनेट करके जल्दी से इसका आंसर बताएं क्या होगा। ओके ओके, सो यस, एक बार हम चेक करते हैं। सबने बोला बी विच इज द राइट आंसर। अब एक बार चेक करते हैं क्यों। जहां आपको डिडक्टिव मिले,
जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव मिले। सो आपको सबसे पहले डिडक्टिव और डिस्क्रिप्टिव को देखना है। डिडक्टिव रिसर्च हमारी थ्योरी और उसके बाद हाइपोथेसिस लगेगा उसमें, जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो हो रहा है बस उसी को एक्सप्लेन करते हो, उसी को डिस्क्राइब करते हो, राइट। तो D2 होना चाहिए और B क्या होना चाहिए, 3। तो B3 D2 मिल गया आंसर। अब एनालिटिकल रिसर्च, एनालिटिकल में एनालिसिस करोगे कॉज एंड इफेक्ट का, जबकि इंक्रीमेंटल अगर लिखा है तो यहां पर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, किसी चीज के ऊपर जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सुधार कर रहे हैं, ठीक है, हम कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो वो इंक्रीमेंटल रिसर्च होगा। सो करेक्ट आंसर है आपका बी। एनालिटिकल रिसर्च में हम एक्सप्लेन करते हैं कॉज एंड इफेक्ट, डिडक्टिव में क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ ही एसोसिएटेड होती है, तो हम थ्योरी के बाद हाइपोथेसिस बनाएंगे और आगे चलेंगे। इंक्रीमेंटल में एक्सटेंशन ऑफ समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब जो चीज पहले से है उसमें हम कुछ एड ऑन कर रहे हैं, कुछ इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कोई नॉलेज ही आपने आगे फर्दर दे दी। कोई एक प्रोडक्ट हमारे पास मार्केट में है, अब आप उसको बता रहे हो कि इसमें हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट में क्या चीज हम ऐड कर सकते हैं, तो वो इंक्रीमेंटल रिसर्च हो गई आपकी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो चीज चल रही है बस उसको हमने क्या किया, उसको एज इट इज डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। सो कुछ कीवर्ड से हमने क्वेश्चन को कर लिया। चले, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड, अभी मैंने बताया आपको, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? Hurry up, everyone. Quantitative research is also called यस, स्ट्रक्चर्ड, प्लान्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, राइट। सो ये आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो, आज पोल अवेलेबल अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ, नहीं तो पोल तो इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग। चले, अभी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ना। Which of the following research has an objective approach to describe, explain, quantify the problem? सो कीवर्ड उठा लो यहां से, क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन्ड है और उसका आंसर बता दें। Which of the following research has the aim, ठीक है, has objective to describe, explain and quantify? ओके, बी सी बोल रहे हो कुछ, तो आंसर होगा देखो इसका क्वांटिटेटिव। भाई यहाँ क्वांटिफाई लिखा है, क्वांटिफाई है मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेना इसका। तो क्योंकि यहाँ पे क्वांटिफाई लिखा है तो क्वांटिटेटिव ही होगा। एक बार आप हिंदी का भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको हिंदी में पढ़ना होगा तो हिंदी में पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है। चलो आगे, टू स्टेटमेंट्स गिवन, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च पे एक एक स्टेटमेंट है, कौन सी सही है, टेक योर टाइम, आराम से पढ़ लो और फिर उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। ओके, सो मेजॉरिटी सेइंग
ए इसका राइट आंसर होगा। समझते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें वेरियस स्ट्रैटेजीज आएंगी, रिसर्च स्ट्रैटेजीज आएंगी जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे। डेटा कलेक्टेड टर्म्ड सफ्ट मतलब रिच। तो क्वालिटेटिव रिसर्च एक अम्ब्रेला है, इसमें कई सारी रिसर्चेज आती हैं, है ना, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी सब इसमें आती है। एंड डेटा हमारा रिच होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। क्वांटिटेटिव के बारे में क्या लिखा है, इज मेनली हाइपोथेटिको डिडक्टिव, डिडक्टिव तो होता है ना, यस। एम्प्लॉइज मेनली स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर डेटा एनालिसिस, सही बात है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, वेल डन, बहुत अच्छे, यस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करेक्ट आंसर ए है। क्यों है, फिर से ये एक्सप्लेनेशन लिखा है, आप इसको पढ़ लें। क्या लिखा है देखते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव अम्ब्रेला होती है। अम्ब्रेला मतलब क्या, कि देखो इसके अंदर कई सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, इसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी आ गई, एक्सप्लानेटरी भी आ गई, आपकी कौन कौन सी और रिसर्च आएगी इसमें, एनालिटिकल रिसर्च आएगी आपकी, क्वालिटेटिव रिसर्च में आएगी एथनोग्राफिक रिसर्च, इसके अंदर आपकी आती है नैरेटिव रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च आती है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो डेटा होते हैं वो डिटेल्ड होते हैं, ठीक है। और आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव मेथड को यूज करता है, जहां पर हम प्रूव करने के लिए काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च से जुड़ा हुआ नहीं है? बहुत इजी है, अभी हमने याद किया, तो जल्दी से बताएं कि कौन सा क्वालिटेटिव से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, डेटा नंबर के फॉर्म में होते हैं क्वांटिटेटिव में, ठीक है। सो कौन सा नहीं होगा क्वांटिटेटिव, आंसर है बिल्कुल डी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना सर्वे किसके अंदर जाता है, सी सीड मतलब क्वांटिटेटिव के अंदर, एस मतलब सर्वे, तो ये क्वांटिटेटिव मेथड है, बाकी क्वालिटेटिव है, ठीक है, यस। चले, रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन कौन सी होगी? सो ये सारे क्वेश्चंस इसके पहले आते थे, हम कंफ्यूज होते थे, लेकिन अभी नहीं हो रहे हो ना, एकदम बहुत आराम से कर रहे हो। थीमेटिक आपकी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च का एनालिसिस होता है, जिसमें आप थीम्स देखते हो कि डेटा की मेन थीम क्या है, क्या सेंट्रल आइडिया है जो डेटा से आपको मिल रहा है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, थीम बताओ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, तो मेन थीम मतलब मेन आइडिया। तो वैसे ही थीमेटिक एनालिसिस में आप जब अपने डेटा को एनालाइज करोगे तो उसकी थीम ढूंढते हो, मतलब मेनली डेटा क्या बोलना चाह रहा है। क्योंकि डेटा रिच इन नेचर होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें थीम ढूंढते हैं। हाँ, इमीडिएट है, आंख बंद करके एक्शन रिसर्च, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कंबाइनिंग ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स विद क्वांटिटेटिव मेथड्स इज कॉल्ड व्हाट? जब हम मात्रात्मक विधि और गुणात्मक विधि को क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिसलेनी, कलेक्शन, कंपाइलेशन या ट्रायंगुलेशन। सबके मतलब एक हैं, ठीक है, मतलब सबके एक हैं, बस एक्चुअल वो टर्म क्या होता है वो आपको बताना है। यस, हरी अप एवरीवन। डिस्कोर्स एनालिसिस मतलब, डिस्कोर्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन, है ना, तो लोगों की बातचीत का एनालिसिस करना, उससे पता लगाना कि उन्होंने क्या बोला, इस कल्चर में कैसे हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो दैट इज द पर्पस ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। यस यस, सो हाँ जी, कंबाइनिंग ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड को हम ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया भी था ट्रायंगुलेशन क्या होता है, एक बार और बताती हूँ। ट्रायंगुलेशन होता है आपका जब हम अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। हमने क्वांटिटेटिव मेथड का भी यूज कर लिया, क्वालिटेटिव मेथड का भी यूज कर लिया एक ही प्रॉब्लम में। क्यों? ताकि हम प्रॉब्लम को लेके काफी ज्यादा श्योर हो सकें, इसके आंसर को लेके काफी ज्यादा श्योर हो सकें। जैसे याद करो, क्या हम एग्जामिनेशन में, मैथ्स के एग्जामिनेशन में ज्यादा, कि कोई एक क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है, उसको सॉल्व करके आंसर लिख दिया, फिर जब हम रिवाइज करते थे तो थोड़ा हमारे पास अगर टाइम है तो उस सेम क्वेश्चन को हम एक और दूसरा मेथड, हमें एक क्वेश्चन को करने के एक दो मेथड्स आते रहते थे, है ना,
क्लास टीचर ने कोई बताया है, ट्यूशन टीचर ने हमें कोई दूसरा मेथड बताया, तो मतलब एक क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका हमको आता है, तो उसी सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करके फटाफट से देखेंगे। अगर आंसर दोनों का मैच कर गया तो हमें खुशी हो जाएगी कि आंसर सही है हमारा, है ना। हमने क्या किया, एक क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से सॉल्व किया ताकि श्योर हो जाए। उसी तरह से ट्रायंगुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग मेथड से डेटा को कलेक्ट करते हैं। क्यों? ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए अबाउट कि डेटा जो हमने कलेक्ट किया है वो सही है। जैसे मैं आपकी फीलिंग्स इमोशंस जानना चाहती हूँ, तो मैंने आपसे एक फीडबैक ले लिया आपका, मैंने आपको वहां पे कुछ लिख के दिया, कुछ आपको पैरामीटर्स, और उस पर आपकी रेटिंग ले ली 1 से 5 तक। लेकिन फिर मैंने बोला कि कुछ क्वेश्चंस भी हैं, इसके आंसर्स लिख के दे दो, या मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, तो जो आप बोल रहे हो और जो रेटिंग दे रहे हो अगर वो मैच कर रही है तो मैं बिल्कुल क्या हो जाएगी, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मुझे डेटा सही मिला है। लेकिन अगर आपका जो क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा है, वो मिसमैच है, तो रिसर्चर समझ जाएगा कहीं तो गलती हो रही है। तो ये होता है ट्रायंगुलेशन। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ। ट्रिकी है थोड़ा? नहीं, इससे पहले आपने पढ़ा नहीं होगा इसको कभी भी, इसीलिए आपको ट्रिकी लग रहा होगा। अदरवाइज ट्रायंगुलेशन का कॉन्सेप्ट तो यही है और बहुत इजी है। ठीक है, चलो। क्लियर? क्लियर? चलो, यस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, द क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोज्ड फैक्टो। क्या होता है? दोनों ही क्वांटिटेटिव हैं, लेकिन दोनों में कुछ फर्क होता है। क्या फर्क है वो देखते हैं। हाँ जी, सो इसका आंसर क्या होगा? देखो, जो क्रिटिकल डिफरेंस होता है वो होता है कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन पे, डी होगा। तो डिफरेंस ही तो पूछ रहा है ना, सिमिलैरिटी थोड़ी पूछ रहा है। ठीक है, अभी जो बोल रहा, मैंने नाम नहीं पढ़ा, सॉरी, मैं मिस हो गया, कि आप जो बोल रहे हो कि डी नहीं होगा क्योंकि मैनिपुलेशन नहीं करते हो, भाई डी ही तो होगा, वही तो नहीं करते हो, यही तो डिफरेंस है। उसमें करते हो, इसमें नहीं करते हो। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेशन करते हो, एक्सपोज फैक्टो में नहीं कर सकते हो। हमारा क्या है, हमारा आंसर होगा डी। कहाँ गई? मैं कहीं नहीं गई थी, बस पानी पीने गई थी। तो चलो, इसका आंसर क्या है? डी होगा। एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च के अंदर हम मैन्युपुलेट नहीं करते हैं, मतलब कुछ खुद नहीं करेंगे, जो चीज हो गई है मैन्युपुलेट नहीं करोगे, जो चीज हो गई है उसको लेके हम स्टडी करेंगे। मतलब यहां रिसर्चर का कोई जोर नहीं होता है कि वो पहले करेगा फिर करके देखेगा। ठीक? ठीक है, डिफरेंस पूछा है, हाँ जी, हाँ जी, डिफरेंस पूछा है, राइट। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, एग्जाम में इस तरह की गलती बहुत होती है हमसे कि हम जल्दबाजी में बस आंसर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर हो गया? यस, तो इसका आंसर है डी। थोड़ा सा इसका, यस, थोड़ा सा इसको पढ़ लो, आराम से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सपोस्ट फैक्टो हम आफ्टर द फैक्ट करते हैं उसकी स्टडी, जो चीज हो गई है उसके बाद करते हैं। तो हम यहां पर कोई भी चीज मैनिपुलेट नहीं करते हैं, बट जो चीज हो गई है वैसे ही, ठीक है, वैसे ही हम उसको उठा के स्टडी कर लेते हैं। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। तो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में क्या बात सही नहीं है?
यस, सो सी बी, ठीक है। यहां बोला है नॉट ट्रू। चलो, पॉजिटिविज्म डज नॉट बिलीव इन सब्जेक्टिव रियलिटी। यस, पॉजिटिविज्म के अंदर हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी को लेके चलते हैं, सब्जेक्टिव नहीं होता है। पॉजिटिविज्म इतना सा याद कर लोगे तो अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाओगे। पॉजिटिविज्म के अंदर हम क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं और इसके अंदर हम क्वालिटेटिव स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। पॉजिटिविज्म साइंटिफिक होती है नेचर में, बट पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर हम लॉजिक को लेके चलते हैं। अच्छा, अब देखो यहां पर पोस्ट पॉजिटिविज्म डज नॉट बिलीव इन सब्जेक्टिव रियलिटी, सही है। पॉजिटिव पोस्ट पॉजिटिविज्म डज बिलीव इन सब्जेक्टिव रियलिटी, यस, क्योंकि ये क्वालिटेटिव है, सही है। बिलीफ, पॉजिटिविज्म इज अ बिलीफ ऑफ एम्पायरिसिज्म एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यस, ये बोलते हैं जो चीज हम खुद देखेंगे अपनी आंखों से तभी हम उसको बिलीव करेंगे। तो एम्पायरिसिज्म यही है, देखोगे तभी बिलीव करोगे, और ऑब्जेक्टिव है, तो ये बात भी सही है। बट पोस्ट पॉजिटिविज्म इज नॉट मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, ये बात गलत है। अब ये थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि भाई ये मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म क्या है। सो इसका मतलब है कि आपके पास डिफरेंट वेज होते हैं एक चीज को देखने के, अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। मतलब किसी टॉपिक पे अगर मैं रिसर्च करूंगी ना तो उसको मैं दूसरी तरह से, रिसर्च भी छोड़ दो, बस ऐसे देखो कि आपको मैं बोलूं, मेरे पास अभी ग्लास नहीं है, बट एक ग्लास मैं आपके सामने रखूं और ग्लास को मैं बोलूं आधा भरा हुआ ग्लास, तो मैं आपसे बोलूं कि ये देखो, क्या आपको क्या दिख रहा है, ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है। आपका नजरिया होगा पॉजिटिव तो आप बोलोगे भरा तो है आधा, जिसका नजरिया नेगेटिव होगा वो बोलेगा आधा खाली है। ठीक है, तो हमारा अलग अलग नजरिया होता है, और क्योंकि हम सब्जेक्टिव लेके चलते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, तो यहां मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म होता है। ठीक है, क्लियर है। बी सही होगा, हाँ, सिर्फ डी गलत है, गलत पूछा है। तो मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म होता है, आप अपनी चॉइस से सूटेबल मेथडोलॉजी यूज करते हो अपनी प्रॉब्लम के लिए, कोई दूसरा होगा वो दूसरे तरह से सेम रिसर्च को कर सकता है। ठीक है, यस, तो गलत क्या है, गलत है डी। फाइन, चलो लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ रिसर्च, और फिर फीचर्स पूछे हैं आपको। तो आपको बस मैच करना है, बहुत इजी है, सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, यस, अब हिंदी भी देख लेते हैं, फिर आंसर बताऊंगी कि क्या होगा। मात्रात्मक है, गुणात्मक है, वर्णात्मक है और विश्लेषणात्मक है। ठीक है, सो जल्दी जल्दी से मैच करें। आई होप सबको मजा आ रहा है और किसी का भी मोटिवेशन ऐसे डाउन नहीं हुआ है इतने क्वेश्चंस करके। क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, देखो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। थ्योरी हम जितनी मर्जी पढ़ लें, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तभी एक्चुअल हमारी प्रिपरेशन होगी। यस, डी ही से हो जाएगा, आंसर बी होगा। चलो मैच कर ले हम एक बार। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव होगा, A4 होगा, A4 होगा, ये दो ऑप्शंस हो गए हमारे, है ना, ये हमारा एलिमिनेट कर लो आप। क्वालिटेटिव इंडक्टिव होगा, B3 होगा, बी क्या होगा, 3 होगा, ये हो गया आंसर। B3 होना चाहिए, A4 होना चाहिए, वी हैव गॉट द आंसर बी। डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो चल रहा है बस उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, एनालिटिकल के अंदर कॉज एंड इफेक्ट हम देखेंगे। तो आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी। वेल डन एवरीवन। अब आगे देखोगे कि प्रोसेस आपको बताना है इंडक्टिव रिसर्च का। अभी मैंने आपको कराया कि आपको बताना है मुझे प्रोसेस ऑफ इंडक्टिव रिसर्च, तो वो क्या होगा। यस, डी खट्टू, बात खत्म। चलो बहुत अच्छी बात है।
प्रोसेस पूछा है, एलिमिनेट करते जाएं। यस, सो सबसे पहले हमारी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी। क्या ऑब्जर्व करते हो सिर्फ और फिर हाइपोथेसिस थ्योरी? नहीं, ऑब्जर्वेशन से शुरू करोगे फिर पैटर्न बनाओगे, वहां से थ्योरी मिलेगी आपको आफ्टर हाइपोथेसिस। सो आंसर होगा सी, ए नहीं होगा जिनको ए लग रहा है। और थ्योरी से तो आप कभी शुरू नहीं करोगे क्योंकि ये इंडक्टिव है, आप पहले डिस्कवर करोगे, और वही हाइपोथेसिस से भी नहीं शुरू करोगे, पहले डिस्कवर करोगे। तो आंसर होगा सी। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, इसको भी ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट एक बार देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। इसकी नोट्स भी बना सकते हो कि आपकी इंडक्टिव का प्रोसेस ये होता है और डिडक्टिव का प्रोसेस ये होता है। ठीक है, चले आगे देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि की विशेषता बताएं। ठीक है, वैज्ञानिक साइंटिफिक की विशेषता। यस, लास्ट में थ्योरी आएगा क्योंकि इंडक्टिव में हम पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, जनरल मतलब थ्योरी पे आते हैं। यस, सो आंसर आपका क्या होगा? आंसर बहुत से लोग बोल रहे हैं सी होगा। देखें, सबसे पहले आपको देखो साइंटिफिक रिसर्च और फिर सारे कैरेक्टरिस्टिक इसके एक बार वापस से देख लो और फिर हम देखेंगे आंसर क्या होगा। एलिमिनेशन कर सकते हो आप, डी। हाँ, देखो रिसर्च सीक्रेटिव नहीं होती है, रिसर्च में हमें डिस्क्लोज करना होता है फैक्ट्स इंफॉर्मेशन, अपने पार्टिसिपेंट्स को सारी बात बतानी होती है। सीक्रेटिव नहीं बोलोगे। अगर आपको सीक्रेटिव का मतलब ये लग रहा है कि भाई जिनके ऊपर हमने रिसर्च करी है उनका नाम छुपाएंगे, तो उसको सीक्रेटिव नहीं बोलते, उसको अनोनिमस रखना बोलते हैं। लेकिन रिसर्च करो चोरी छुपके से, रिसर्च करो बिना बताए, पार्टिसिपेंट्स को पता ही नहीं हो, तो ये गलत होगा, ये अनएथिकल होगा। तो सीक्रेटिव कभी भी नहीं होगा। डी को एलिमिनेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब एम्पायरिसिज्म आएगा आपका, ऑब्जेक्टिव होगा, सिस्टमैटिक होगा एंड प्रिडिक्टिव होता है, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं हम फ्यूचर का बता पाते हैं। ठीक, तो प्रिडिक्टिव होगा। यहां बुद्धि काम कर रही है, वहां नहीं करेगी, तो यहां जब बुद्धि लगाओगे, जब यहां अच्छे से अपनी बुद्धि लगाओगे तो वहां भी चलेगी। ठीक है, यहां दौड़ेगी तो वहां भी दौड़ेगी। अभी पहले प्रैक्टिस करो, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक, तब वहां जाके भी काम करेगी। ओके, चलो अभी हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मुलेटिव, मेन पर्पस क्या होती है उसको भी देखें एंड बताएं विच वन इज राइट। यस, कौन सा सही है? आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा बी। जो लोग आंसर कर रहे हो ए, वो ऑप्शन सही से नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ नॉट लिखा है, यहाँ करेक्ट, तो ए बी होना चाहिए इसका आंसर। क्या है? एक्सप्लोरेटरी फॉर्मुलेटिव के नाम से जाना जाता है। हाँ, क्यों? क्यों इसको फॉर्मुलेटिव के नाम से जानते हो? क्योंकि इसमें हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए या क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का पता लगाना, सब कुछ आप यहाँ पर देखते हो अपनी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। तो आपका असर्शन भी सही, रीजन भी सही एंड एक्सप्लेनेशन भी सही। ठीक है, ठीक है, सो इसका एक बार एक्सप्लेनेशन आपका भी सही होगा, दैट इज आपका असर्शन, रीजन एंड एक्सप्लेनेशन, व्हाई, सब कुछ सही है, इसलिए आंसर बी है। ठीक है, अब ये रहा आपका एक होमवर्क क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप करोगे और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी नेक्स्ट क्लास में। सो आज के क्लास के कमेंट में आप मुझे जरूर से बताना कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे और हम करेंगे आपका जो भी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, एज वेल एज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पेपर 1। ठीक है, अमित सर अक्टूबर से ज्वाइन करेंगे। ओके,
चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ, बाय बाय। इसके अलावा अगर पेपर 1 की स्ट्रक्चर्ड तैयारी करनी है और इस अटेम्प्ट में एग्जाम देना है तो पेपर 1 का क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो गया है जिसका प्राइस है 999, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, ठीक है। डेली क्लासेस नहीं होती है, मेरी क्लासेस होती है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 12 बजे। सो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मैं आपसे मिलती हूँ 12 बजे यूट्यूब पे। सो आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो सकते हो इन 3 दिन, जहां पर हम पेपर 1 की इसी तरह से बहुत ही एफर्टलेसली स्मूथली तैयारी करते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट्स आपके पक्के क्लियर होंगे। अगर आप क्लासेस अटेंड करोगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक तो आई कैन गारंटी कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा वो आपको क्लियर होगा। ठीक, चलो मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम फिर से करेंगे पेपर 1 की तैयारी। पेपर 1 का एक इंपॉर्टेंट सेशन लेके आऊंगी, वो तो पक्का है, आपसे प्रॉमिस है कि एक इंपॉर्टेंट सेशन आएगा। सो मिलते हैं, ठीक है, चलो।